हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो गेट 2021 आने वाला है फरवरी में। उसकी डेट शीट वगैरह आ गई। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे गेट 2020 के ऊपर एक अपनी ओपिनियन देते हुए कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, कैसे आप 2 महीने के अंदर पढ़ाई करें कि आपको गेट जो है आपका क्लियर हो जाए। तो जो मैंने गेट 2021 दिया था उस समय मैं भी ऐसी वीडियोस देखता था मोटिवेशन के लिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी पता लगाने के लिए कि लास्ट के 2 महीने में क्या करना चाहिए। तो एज अ एक्सपीरियंस कि मैं शेयर कर सकूं कि मैंने अपना गेट 2020 जब दिया था तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी लास्ट के टाइम पे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या की पॉइंट्स थे, क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने फॉलो किए थे। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपके गेट में काफ़ी नंबर कट जाते हैं। अगर आपका स्कोर 50 आने वाला है तो आप 40 में रुक जाएंगे, 30 में रुक जाएंगे। तो मेरा स्कोर 50 नहीं था, एक्चुअली 49.86 था, 50 हो गया। तो 50 स्कोर किया था मैंने। इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी तैयारी नहीं की थी कि बहुत रिग्रेस हार्ड वर्क, ऐसा नहीं था। मैंने 6 महीने पहले लगभग तैयारी शुरू कर दी थी और सीरियस में 2 महीने पहले हुआ था। लगभग 2-3 महीने पहले मैं इसके लिए सीरियस हो गया था। ठीक है, 2-3 महीने सीरियस होने का मतलब है कि मैं काफ़ी अच्छे से इसके लिए पढ़ाई करने लग गया था। और मेन चीज़ इसके लिए ये है कि आपको अपना जो बेसिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। आपने जो भी अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ है, आप चाहे किसी भी ब्रांच से हो। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गेट दिया था। तो लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये हर एक कोई फॉलो कर सकता है, आप चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, सीएस से हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल के लिए है, सबके लिए है। आप लास्ट के 2 महीने में क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया था कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के मेरे 50 नंबर आ गए थे। ठीक है, तो ठीक था 50 स्कोर। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा स्कोर करने के लिए टारगेट कर रहा है 70, 75, 80, तो उसके लिए तो उसको पहले से तैयारी करनी होगी, लगभग 1.5 साल, 2 साल, जो भी है, 1 साल। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मुझे गेट क्लियर करना है या 50 नंबर लाने हैं कि अच्छा एक मुझे कॉलेज कम से कम मिल सके, या फिर एक अचीवमेंट होती है कि मैंने गेट क्लियर किया है। उसके लिए अगर आपको गेट क्लियर करना है तो 2 महीने आप क्या करें ये मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ मैंने बोला कि आपको अपना जो एकेडमिक्स का है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका कहीं कंसेप्ट लूज है, आपको मतलब पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप कोई अगर वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसने कहा यार मैं देख के तुरंत क्लियर कर दूंगा एक वीडियो देख के, तो ऐसा नहीं है। 2 महीने में आप गेट क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कितनी मेहनत कर लें, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब आपको अपना एकेडमिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है वो क्लियर होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट इतने सारे हैं, आप देखेंगे अगर एक एक करके तो 15, 16, 17, 20 सब्जेक्ट्स तक बन जाएंगे। और इतने सारे सब्जेक्ट 2 महीने में कवर कर पाना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कॉलेज में पढ़ा हुआ है, आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं 2 महीने के अंदर 50+ मार्क्स लाने के लिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखेगा क्योंकि बोर्ड जरा छोटा है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पर्सनल यूज के लिए, कोई बात नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो अवॉइड सिली मिस्टेक्स। अब ये बच्चे जो है पॉइंट मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी मिस्टेक करते हैं। सिली मिस्टेक्स का मतलब इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप एग्जाम में कर जाते हैं कि आपको खुद भी पता नहीं होता है। मान लीजिए मैं कैसी मिस्टेक करता था, अपने एक मिस्टेक का एग्जाम्पल दूंगा। मैं क्या करता था, अगर ऊपर √4 लिखा है, नीचे √9 लिखा है, तो मैं कई बार अंडर काट देता था। मुझे पता नहीं चलता था कि अंडर मैंने काट दिया है और 4/9 आंसर लिख देता था, जबकि आपको पता है कि आंसर क्या होगा, 2/3। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि बहुत सिली मिस्टेक है, ऐसी मिस्टेक कोई नहीं करेगा। लेकिन एग्जाम में आप जल्दीबाजी में, क्योंकि आपको पता है कि 3 घंटे का पेपर है, आपको 65 क्वेश्चंस करने हैं सारे न्यूमेरिकल, तो आप जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक जरूर करेंगे जिसका आपको बाद में पछतावा होगा और उसकी वजह से कम से कम आपके 5 नंबर जरूर माइनस में चले जाएंगे। तो आपको ऐसी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इसके लिए तरीका क्या है वो हम आगे बात करेंगे। आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इसका मतलब आपने सिली मिस्टेक को, जब भी आप मिस्टेक कोई करते हैं, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे ही आपको पता लगता है कि मैंने मिस्टेक किया, आपको उस मिस्टेक को नोट कर लेना है। मिस्टेक नंबर 1 एक कॉपी में अलग से, कि मिस्टेक नंबर 1 ये है, मैं इस मिस्टेक को बार बार कर रहा हूँ, तो लिख लीजिए ताकि मिस्टेक आपको याद आ जाए कि मैं मिस्टेक बार बार करता हूँ और एग्जाम में आपको ध्यान में आए। मिस्टेक नंबर 2 ऐसी मिस्टेक, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी लेकिन उन मिस्टेक्स को आपको सुधारना है। वो मिस्टेक डेफिनेट है कि आप एग्जाम में भी करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में हड़बड़ी में रहेंगे और आप उस मिस्टेक को वहां पर जरूर करेंगे। लेकिन आपको अगर याद रहेगा कि ये मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आपको वो ध्यान में आएगा और आप उस मिस्टेक को अवॉइड करेंगे। ठीक है, दूसरा रिवाइज एंड रिवाइज। लास्ट टाइम पे आपका जब 2 महीने 3 महीने बचे हैं, तो रिवाइज के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आपको कोई नया सब्जेक्ट नहीं खोल देना है, क्योंकि गेट जो एग्जाम है वो काफी कंसेप्चुअल है और न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो आपको उसका कुछ फायदा वहां होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 महीने के अंदर आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आप पढ़ लें, लेकिन बाकी सब्जेक्ट आप फिर कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत कम टाइम में कोई नया अपना सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप पढ़ लेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन आप उसके अंदर कंसेप्ट को जान नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जितना आपने पढ़ रखा है
उसको ही आप रिवाइज कीजिए जितना हो सके। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है। और जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे बेस्ड बार बार सवाल आते हैं बदल बदल के न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनको आपको बार बार करना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 है रिवाइज एंड रिवाइज। तीसरा है, अब ये चीज़ें हर कोई बताता है, लेकिन कुछ मैं इसमें और चीज़ें भी बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया था। मैंने कहा सिली मिस्टेक्स में आपको नोट करनी है। दूसरा, रिवाइज आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स को करना है जो आपने पढ़ रखे हैं अच्छे से। एनालाइज मॉक टेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते तो हैं लेकिन एनालाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये मॉक टेस्ट देने के बाद मतलब 0 मिला मॉक टेस्ट देने के बाद, अगर उन्होंने उसको एनालाइज नहीं किया तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। ठीक है, एनालाइज करने का मतलब है आपने अगर 1 घंटे का मॉक टेस्ट दिया है तो आपको उसको कम से कम 2 घंटे के लिए एनालाइज कीजिए। एनालाइज मतलब आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमने मिस्टेक्स की हैं, कैसा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के सिमिलर कोई दूसरा क्वेश्चन मैंने किया नहीं किया, इस क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो कि टिपिकल है, ठीक है, अपने टाइप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि हो सकता है कि उस तरीके का क्वेश्चन आगे पूछा जाए। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन जो होते हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो आपने कर रखे हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपने सारे किए हुए हैं, लेकिन कुछ अगर अलग टाइप का क्वेश्चन है तो आपको जरूर मार्क करना है और उसको लास्ट में देखना है। तो एनालाइज कीजिए मॉक टेस्ट को, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मेड इजी का, गेट अकेडमी का, किसी का भी, तो उस पर पूरा उस पर एनालिसिस करके देते हैं आपको। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है फोकस ऑन वेटेड सब्जेक्ट्स। आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जो कि ज़्यादा वेट रखते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में बताऊं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है 15-15 का। उसके बाद तीसरा होता है रीजनिंग। तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो 45 नंबर, यानी कि थोड़ा और मिला के 50 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और मैथमेटिक्स में कई सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर यकीन मानिए बिल्कुल टफ नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है। अगर आपको एक बार हल्का सा कंसेप्ट पता है उस चीज़ का, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसा होता है, ऐसा फॉर्मूला ऐसा लगता है, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे और मैथमेटिक्स में 15 नंबर आप ला सकते हैं। मेरे 15 में से 12 या कुछ ऐसे ही थे। ठीक है, 12-13 थे, तो 15 नंबर आप मैथमेटिक्स में आसानी से ला सकते हैं। एक गेट अकेडमी में, मुझे नाम याद नहीं है, एक सर है, आप गेट अकेडमी में देखेंगे तो उनकी मैथमेटिक्स की सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी, एक पूरी सीरीज है, आप पूरी देख सकते हैं। फिर आप मैथमेटिक्स पे क्वेश्चंस कीजिए, आप देखेंगे कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपके पास कोई प्रैक्टिस की बुक हो, वहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो काफी सरल होंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम से। अब हो सकता है कि टफ भी आ जाए, लेकिन मोस्टली ऐसे ही रहेगा कि आपको सरल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो काफी उसमें टफ क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि आपको एक बार पता होना चाहिए कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, कितना आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके लिए आपको फोकस करना है वेटेड सब्जेक्ट्स पे, मतलब मैथ्स पे फोकस करना है। दूसरा आपका जो वेटेड सब्जेक्ट्स है, कोई बड़ा सब्जेक्ट, उस पर फोकस कीजिए। तीसरा रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत हाई लेवल की रीजनिंग नहीं आती है, काफ़ी सरल रीजनिंग आती है जहाँ तक मैंने देखा। अगर आप और एग्जाम से कंपेयर करेंगे, जैसे कि CGL से या कैट वगैरह से, बाकी एग्जाम से, उनकी जो रीजनिंग होती है वो टफ आती है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग बहुत सरल होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओवर एस्टिमेट नहीं कर लेना है कि यार बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। सरल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोला पढ़ना अच्छे से। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा अवॉइड सिली मिस्टेक्स में, क्वेश्चन को आपको पढ़ना अच्छे से है। क्योंकि मैंने एक गलती की थी, 2 क्वेश्चन से मैंने सेम गलती की थी कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं। उसके जब मैंने घर आके उस क्वेश्चन को पढ़ा, सेम क्वेश्चन को, तो मुझे पता चला कि यार यहाँ तो ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने वहाँ कुछ और निकाल दिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम ध्यान से। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन करना शुरू। वो कई बार आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स कंजंक्शन में आती हैं, फॉर बोलेगा या फिर टू बोलेगा, मतलब वो कुछ और पूछ रहा है, आपने निकाल कुछ और दिया। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स बहुत होती हैं जो मैंने पहले कवर कर लिया। सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, जिससे आपकी ऐसी सिली मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो वेटेड सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड ओवर एस्टिमेट द एग्जाम। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं यार गेट बहुत टफ एग्जाम है यार, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। वहाँ जाके उनसे एक्चुअली वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप पहले ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, पेपर को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेंगे, तो आपसे एग्जाम डेफिनेटली क्लियर नहीं होगा। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। गेट बहुत ईजी एग्जाम है, आप आसानी से उसमें 50 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। दूसरा, आपको एग्जाम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है कि यार ये बहुत टफ एग्जाम है, ये है। तो अपना पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है, पेशेंस नहीं खोना है, अपने आपको कूल रखना है, काम रखना है। और ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर हो एग्जाम के लिए, कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करने आया हूँ और मैं इस एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपका माइंड प्रिपेयर है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें
इस बात पर भी डिपेंड करती है आपको एग्जाम में आता हो चाहे नहीं आता हो। आपको मान लो एग्जाम में 25 नंबर का ही आता है, लेकिन अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, आपका माइंड ये सोच रहा है कि यार सरल एग्जाम में कर लूंगा, तो हो सकता है आपके 5 नंबर और बढ़ जाएंगे, 10 नंबर और बढ़ जाएंगे, ठीक है, 20 आके तो 30 आ जाए, 35 आ जाए। लेकिन अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो -5 में भी आप जा सकते हैं और 20 में पहुंच जाएंगे। तो ये दो चीज़ें जो है आपने बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी क्योंकि आपका मेंटली आप प्रिपेयर है नहीं है एग्जाम के लिए, इस चीज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है एग्जाम के लिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपके जरूर डेफिनेटली वहाँ 5 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। और होता क्या है एक्चुअली में कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके मॉक टेस्ट में, अगर मेरी बात करें तो मेरे मॉक टेस्ट में 30-35 नंबर मैक्सिमम आते थे 100 में से। तो मॉक टेस्ट में अगर आप देखेंगे कि आपके 30-35 नंबर आ रहे हैं तो एक्चुअल एग्जाम में आपके डेफिनेटली 10 नंबर बढ़ के आएंगे, ठीक है। 45-50 ऐसे नंबर आएंगे, क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर रह के नहीं देते हैं। आपको मेंटल स्टेट होती है, ऐसी होती है कि यार ये मॉक टेस्ट है, इसमें तो मतलब मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो आपका माइंड अच्छे से मतलब प्रिपेयर नहीं रहता है, ठीक है। वो थोड़ा लेथार्जिक रहता है और थोड़ा सुस्त रहता है, ढीला रहता है। तो आप एग्जाम अच्छे से नहीं देते हैं मॉक टेस्ट वाला। लेकिन जब आप रियल में वहाँ जाके बैठेंगे तो आपके डेफिनेटली 10 या 15 नंबर इंक्रीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में अगर आपके 30-35-40 आ रहे हैं तो मतलब बहुत बढ़िया है। आपको निराश नहीं होना है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 40 नंबर मॉक टेस्ट में आना ही देना। मेरे हाईएस्ट 35 थे। तो आई थिंक इतनी एडवाइस जो है वो इनफ है। और गेट 2020 के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, वो मैंने शेयर कर दिया। बाकी आप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, ठीक है। थैंक यू।